स्कूल के साल का पहला दिन था और उसी दिन स्कूल ने नेशनल टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। टॉप स्टूडेंट शियाओ हुआ ने बिना एक सेकंड सोचे एसएसएस क्लास वाली छिंगमिंग शुआनशने को चुन लिया और मैं जो नंबर 1 था मुझे असाइन किया गया एक एफ क्लास स्नो वुल्फ। लेकिन थोड़े ही दिनों में स्कूल ईयर का आखिरी फेज शुरू हो गया। मैंने स्नो वुल्फ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मुझे उसका टैलेंट स्किल यूहान भी मिल गया शेयर में। उधर बाई रुओशी ने जिस छिंगमिंग शुआनशने को चुना था वो एंड ऑफ वर्ल्ड के पहले ही दिन ठंड से जमकर मर गई क्योंकि उसे बढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। जलन में आकर शियाओ हुआ ने बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर स्नो वुल्फ पर अटैक करवा दिया। उसने तो मेरे सामने वुल्फ का मीट काटकर हॉटपॉट तक बना डाला और मजे से खाया। सुहान बड़ी बेचारी हालत में थी, जीना मुश्किल हो गया था। चलो उसकी मदद करते हैं। याद रहे साफ सुथरा काम होना चाहिए। मुझे नाइटमेयर नहीं चाहिए था लेकिन मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं वहीं गिर पड़ा और मर गया। फिर एक बार मैं वापस पहुंच गया उसी दिन पर जब मुझे एसएसएस क्लास वाली छिंगमिंग शुआनशने असाइन हुई थी। जैसे ही मैं पहले की तरह स्नो वुल्फ के पास रिपोर्ट करने जाने वाला था, बाई रुओशी अचानक चिल्लाई, रुको जरा, ये छिंगमिंग शुआनशने तुम्हारे लिए है। मुझे स्नो वुल्फ चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा पूरी क्लास सन्न रह गई। हेड टीचर झांग गुइफोंग भी हैरान रह गए। रुओशी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये छिंगमिंग शुआनशने तो 100 साल में एक बार मिलने वाली एंशिएंट स्पीशीज है और वो गंदी सी चीज तो किसी को जूते तक नहीं देती। फिनिक्स को पहाड़ी मुर्गे से क्यों बदल रही हो? वैसे भी सुहान के मार्क्स पहले से ही अच्छे नहीं हैं। मैं अपना सोल बीस्ट सुहान के क्लासमेट के साथ एक्सचेंज करना चाहती हूं। पूरा हॉल तारीफों से गूंज उठा। देखो जरा, देखो, असली टॉपर ऐसा होता है। अच्छे मार्क्स भी और दिल भी साफ। किसी किसी की तरह नहीं। सुहान, किस बात का इंतजार है? रुओशी को थैंक्स बोलो। नाटक मत करो, मुझे बस वो स्नो वुल्फ चाहिए। सुहान, मुझसे बहस मत कर। मुझे पता है तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, पर बात तेरी पूरी जिंदगी की है। मैं तेरे भले के लिए बोल रही हूं। मेरे भले के लिए? तू भी तो रीबॉर्न हुई है ना? पिछली बार तूने ग्रीन स्नेक चुना था। पता चला कि पिछली जिंदगी में एंड ऑफ वर्ल्ड के पहले ही दिन वो बर्फ बनकर जम गई थी। मेरे वुल्फ ने आसमान की ठंडक को जगा दिया था। तेरी आंखें अब उसी हवा से लाल हो रही हैं। इस बार जो वुल्फ तू मुझसे छीनना चाहती है उसका कोई चांस नहीं। मैंने देखा उसकी गोद में बैठा वुल्फ का बच्चा उन एम्बर आंखों से मुझे ही घूर रहा था। धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और फिर बाई रुओशी की बाह से उतरकर बहुत ही धीमी हल्की सी हरकत में मेरी तरफ बढ़ा। बाई रुओशी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। मेरा दिल एक पल के लिए धड़क उठा, आंखें नम हो गईं। ये तो हमारी पिछली जिंदगी का कोड था। रुक जा, मैं यहीं हूं पगली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू भी वापस आएगी। मैंने अपनी नजरें वापस खींच लीं, आवाज शांत रखी। नहीं चाहिए, मैंने कहा। ग्रीन स्नेक तेरे लिए ही सही है। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरा दायां हाथ जल उठा। मैंने नीचे देखा, पता ही नहीं चला कब वो ग्रीन स्नेक मेरी बाह पर चढ़ाया था। खून बहने लगा। छोटी सी सांप ने धीरे से घाव को चाटा। घाव से एक गोल्डन निशान पूरी बाह में फैलने लगा। बस एक पल में उसने मुझसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, वो भी लाइफ एंड डेथ वाला। पूरा हॉल फट पड़ा। ये क्या हो गया? ग्रीन स्नेक ने खुद पहल करके ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। सुहान की तो किस्मत ही खराब है, बहुत ही बदकिस्मत। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिंदगी और मौत साथ साथ। सांप मरे तो साथ में ये भी मरे। ये सांप तो जी ही नहीं सकता। सुहान अब फंस गई है। बाई रुओशी भीड़ में खड़ी थी, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। मुझे पता था वो क्या सोच रही थी। पिछली जिंदगी में सांप ठंड से मर गया था, इस बार भी मर जाएगा। मैं भी उसी के साथ मर जाऊंगा। सांप मरेगा और उसने तो अपना हाथ तक नहीं हिलाया। परफेक्ट। ग्रीन स्नेक ने जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट छोड़वाने पर मजबूर होकर मैं दर्शकों की नजरों और फुसफुसाहटों के बीच अपनी सीट पर वापस चला गया। मेरी बाह में बैठा छोटा सांप गर्व से सिर उठाए बैठा था। मेरे दिमाग में एक दूध जैसी मीठी आवाज गूंजी, क्या देख रहा है? मेरा नाम छिंगलिंग है, तू मुझे लॉर्ड छिंगली बुला सकता है। मैंने उसका सिर कौंचा। तू बोल भी सकती है? बिल्कुल बोल सकती हूं। क्या तू बेवकूफ है क्या? तो फिर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया? पूरी क्लास में तो इतने लोग थे। हम्फ, मुझे पसंद आया। मुझे उन लोगों का पलटी मारना बहुत बुरा लगता है। तू भले ही थोड़ा बेकार है, फिर भी उस नकली मुस्कान वाली से 10,000 गुना बेहतर है। स्टेज पर झांग गुइफोंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन बनाने का तरीका समझाने लगे। समझाने के बाद बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करने लगे। बाई रुओशी सबसे पहले पूरा कर पाई। उसने अपनी उंगली काटी और हवा में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन खींची। रोशनी से वुल्फ की आंखें चौंधिया गईं। किसी को भनक तक नहीं लगी कि एफ लेवल स्नो वुल्फ ने चुपके से फॉर्मेशन के 2 नोट्स बदल दिए।
इक्वल कॉन्ट्रैक्ट पल भर में मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो गया। वुल्फ मास्टर बन गया, पर यह बात जल्दी ही निकल गई। उसने अपनी गोद में बैठे वुल्फ को देखा, खुशी से लबरेज होकर। वुल्फ ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और गर्व से पूंछ हिलाई। मैंने ऊपर देखकर उसकी तरफ थम्सअप किया। सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने के बाद हर किसी को 10 स्नैक्स मिले, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग सप्लाई। मैंने अपने लिए सिर्फ 1 रखा, बाकी 9 सारे छिंगली को दे दिए। छिंगली खुशी खुशी चबाने लगी। आधे मिनट से भी कम में सारे 9 स्नैक्स गायब हो चुके थे। उसका पेट थोड़ा फूल गया था। मुझे और चाहिए। खत्म हो गए, अगले हफ्ते मिलेंगे। अगले हफ्ते? मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मैं तो अभी बढ़ रही हूं। तेरी उम्र क्या है? 3 साल? 3 साल? मैं 300 साल की हूं। तू अंधा है क्या? 300 साल? हाँ, 300 साल, फिर भी इतनी जवान। तू फिर से गुस्सा हो रही है। समझाकर, तूने तो अब तक सांप पालना भी नहीं सीखा। यहां ऐसे अंधे मत बन। आसपास के क्लासमेट्स मुझे एक सांप से बात करते देख सिर हिला रहे थे। ये तो हद हो गई सुहान। 10 स्नैक्स में से 9 तूने सांप को दे दिए, अभी और चाहिए? झांग गुईफोंग ने आह भरी, आकर मेरी टेबल थपथपाई। सुहान, स्नैक्स ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। अपना पूरा ट्रेनिंग रिसोर्स इसमें झोंक दिया। अगर एग्जाम पास नहीं किया तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने सिर हिलाया और छिंगली को गोद में लेकर बाहर निकल गया। बाई रुओशी के पास से गुजरते वक्त उसने मुझे रोक लिया। सुहान, मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे पता है तू भी रीबॉर्न हुआ है। इस बार वुल्फ मेरा है और यूहान भी मेरा है, ठीक है? तो फिर लंबी उम्र की शुभकामनाएं। तेरे पास तो स्नो वुल्फ है, जरूर अच्छी जिंदगी जिएगी। पर तू उस बेकार सांप के साथ जमकर मरने का इंतजार कर रहा है। बात खत्म होते होते उसकी गोद में बैठी छिंगली ने आलस से सिर उठाया, बाई रुओशी के चेहरे की तरफ इशारा किया और एक हरी धुंध थूक दी। बाई रुओशी का चेहरा एक पल में हरे रंग के आड़ू जैसा हो गया। सुहान, तू पागल हो गया है क्या? आसपास के क्लासमेट्स जोर जोर से हंसने लगे। मैं छिंगली को लेकर बिना पीछे मुड़े चला गया। रास्ते में छिंगली गुस्से से बोली, तूने कहा मैं बेकार हूं, मैं उसे जहर देकर मार दूंगी। मैंने उसका छोटा सिर सहलाया, हंसी नहीं रोक पाया। तेरा गुस्सा तो सच में बहुत तेज है। स्पिरिट बीस्ट को पालना एक ऐसा गड्ढा है जिसकी कोई तह नहीं। स्पिरिट स्टोन मेरी सबसे बड़ी परेशानी बन गया था। पिछली जिंदगी में मुझे कई स्पिरिट वेंस की लोकेशन पता थी, लेकिन बाई फैमिली ने पहले ही कदम उठा लिया था। बाई रुओशी के रीबॉर्न होने के बाद उसका पहला काम यही था कि फैमिली की पावर इस्तेमाल करके सारी स्पिरिट वेंस को सील कर दे और गार्ड्स बिठा दे। मैं तो एक गरीब स्टूडेंट था, एक स्पिरिट स्टोन का टुकड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं एक छोटी स्पिरिट वेन ढूंढने निकला। देखा, एक गार्ड ने मेरे सामने ही टेंट लगा दिया। मैं बर्फ के ढेर के पीछे बैठ गया। छिंगली को मुंह बंद रखने का इशारा किया। जमीन तो कब्जा हो चुकी है। तू इतना ग्रेट है ना? इसे वापस ले ले। यहां तो 20 से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। मैं क्या ले सकता हूं इतनी मोटी उंगली से? मैं इन सबको जहर दे सकती हूं। जब तू जहर देगी, मुझे तो पहले ही पीट पीट कर मार दिया जाएगा। चल यहां से। मैं मुड़कर वापस चल पड़ा, लेकिन रास्ते में मुझे बर्फ के मैदान में एक कतार में हल्के पैरों के निशान दिखे, टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी छोड़े हुए सीवर की तरफ जा रहे हों। मैं दिल थामे उन निशानों के पीछे पीछे रेंगते हुए चला। कोई 10 मिनट चलने के बाद मेरे सामने एक नेचुरल अंडरग्राउंड गुफा आई। गुफा में सीक्रेट स्पिरिट स्टोन्स बिखरे पड़े थे। क्वालिटी बहुत हाई नहीं थी, पर क्वांटिटी हैरान करने वाली थी। मैं झुककर उन्हें उठाने ही वाला था कि मेरी गोद में बैठी छिंगली सीधी खड़ी हो गई, हवा में सांस खींची, सोने जैसी आंखों से गुफा को घूरने लगी। यहां कुछ बहुत ताकतवर है। मुझे भी अंधेरे से एक दबाव जैसा महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे पीछे धकेल रहा हो। गुफा के टूटे पत्थर तक हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं अपने आप पीछे हट गया, मुट्ठियां भींच लीं, हाथ और दिल दोनों ठंडे पड़ गए। अंधेरे में एक आवाज आई, भाई क्या ये तू है? ये तो शुया है। मैंने पिछली बार उसे ये नाम दिया था। वो मेरे दिमाग में ही बात कर रही थी। मेरी नाक सुन पड़ गई, आंखें जलने लगीं। छिंगली ने अपना सिर घुमाया, सोने जैसी आंखों से गुफा को घूरा। स्पिरिट स्टोन्स तो ज्यादा ऊंचे हैं। ओ ए बदसूरत भूत, नाटक क्यों कर रही है? शुया ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और कहा, छिंगली, तुझे यहाँ के स्पिरिट स्टोन्स एब्जॉर्ब करने चाहिए। जल्दी बड़ी हो जा, तुझे उसकी हिफाजत करनी है। मुझे तेरा सिखाना नहीं चाहिए, मैं उसके साथ ही मरूंगी। बेशक मैं उसकी हिफाजत करूंगी। मैं चुप हो गया। इस जिंदगी में शुया को खुद अपने आप ले जाया गया था। जब से वो गई, मुझे उसकी फिक्र सताती रही। मैं भूलूंगा नहीं। इस बार जो कर्ज बनता है वो चुकाऊंगा। मुझे भी गिन लो। तुझे भी सावधान रहना होगा। शुया की चेतना बिगड़ती जा रही है। ठीक है। जब वो दबाव पूरी तरह गायब हो गया, छिंगली ने अपनी गोद से सिर बाहर निकाला। ये सब मेरा है, मेरा। पर मैं तुझे आधा दे सकती हूं। आधा?
मुझे पूरा चाहिए। ठीक है, तू बस मेरे लिए नजर रखना। ठीक है, मैं तेरे लिए नजर रखूंगी। आधा तो लूंगी। मैंने अपना कोट उतारकर पैकिंग बना ली। जब छिंगली गुफा से लौटी, सारे स्पिरिट स्टोन्स गायब थे। जैसा उम्मीद थी, शुया की पेंटिंग जल्दी ही तैयार होने वाली थी। इस स्नो वुल्फ को पालने के लिए बाई रुओशी ने लगभग पूरी बाई हाउस खाली कर दी। पिछली जिंदगी में उसने देखा था कि एंड ऑफ वर्ल्ड के पहले ही दिन ये वुल्फ जागकर सबसे कीमती रिसोर्स बन गया था। इस बार उसने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे पालेगी। उसने अपने सारे पैसे और 2 मिलियन से ज्यादा की पॉकेट मनी स्नैक मार्केट में झोंक दी। 200 स्नैक शुया ने एक हफ्ते के अंदर खा लिए। शुया थोड़ा थोड़ा खाती रही, पर उस स्पीड तक नहीं पहुंची जो उसकी याददाश्त में थी। पिछली जिंदगी में उसका वुल्फ बहुत कम खाता था। इस बार उसका वुल्फ इतना कैपेबल क्यों है? उसे नहीं पता था कि शुया चुपके से अपनी 1/3 स्पिरिट पावर मुझे ट्रांसफर कर रही थी। वो जानबूझकर अपनी ग्रोथ दबा रही थी ताकि बाई रुओशी को लगे कि उसे और स्नैक्स चाहिए। तो बाई रुओशी अपने पिता के पास पहुंची। डैडी, मुझे और 5 मिलियन चाहिए। मुझे स्नैक्स खरीदने हैं। 5 मिलियन? तूने तो पिछले हफ्ते ही 2 मिलियन लिए थे। वो एफ लेवल वुल्फ आखिर कितना खाना चाहता है? वो एफ लेवल नहीं है डैडी, वो आइस एंड स्नो वुल्फ है, एंशिएंट बीस्ट्स का वंशज। भरोसा करो मुझ पर। डेमन जल्दी ही आने वाला है। ये वुल्फ हमारे पूरे परिवार को बचा सकता है। बाई जिनशान ने आह भरी। इस लड़की का जिद्दीपन तो साफ है। बैल भी इसे पीछे नहीं खींच सकता। अफसोस, पिता पैसा देना नहीं छोड़ पाए, पर बाई फैमिली का बिजनेस हाल ही में स्ट्रगल कर रहा था। 5 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। तूने कहा था डेमन आने वाला है। बाई रुओशी ने मुंह खोला, लेकिन बोल नहीं पाई। क्या वो कह सकती थी कि वो रीबॉर्न हुई है? ऐसा करते हैं। बाई जिनशान ने दराज से एक कार्ड निकाला। इसमें 3 मिलियन है। ये कंपनी की आखिरी लिक्विडिटी है। तू ले ले, पर ये आखिरी बार है। अगर तेरा कहा डेमन नहीं आया तो उस वुल्फ को छोड़कर वापस पढ़ाई पर ध्यान देना। बाई रुओशी ने कार्ड लिया, हाथ कांप रहे थे। 3 मिलियन प्लस पहले के 2 मिलियन 5 मिलियन सब झोंक दिए। सिर्फ 500 स्नैक्स खरीदने लायक। वो 500 स्नैक्स स्कूल वापस ले आई। सारे शुया को नहीं दिए। शुया ने सिर्फ 1/3 ही खाया। बाकी 2/3 चुपके से कन्वर्ट करके तैयार रखा। कुछ मुझे दे दिया गया, कुछ क्रिटिकल मोमेंट के लिए बचाकर रखा गया। बाई रुओशी ने वुल्फ को देखा। उसका शरीर अब भी मीडियम साइज डॉग जितना था। उसका बॉडी टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री था। वो इतना परेशान थी कि रात भर सो नहीं पाई। क्यों? तू बड़ी क्यों नहीं हो रही? उसने शुया को गले लगाया। आंसू बहने लगे। शुया उसकी गोद में लेटी रही, आंखें शांत। उसने उसकी तरफ देखा, पूंछ हल्के से हिलाई, क्योंकि तेरा दिल काला है। बाई रुओशी के दांत भिंच गए। उसने फिर अपने पिता को फोन किया। डैडी, मुझे 3 मिलियन और चाहिए। रुओशी कंपनी तुझे ढूंढ रही है। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं 3 दिन में यहां होंगी। एक बार भरोसा कर लो, बस। बहुत हो गया। बाई जिनशान ने फोन काट दिया। बाई रुओशी अपना फोन थामे खड़ी रही, पूरा शरीर कांप रहा था। वो उठी, आंसू पोंछे, आंखें ठंडी हो गईं। ठीक है, तुम नहीं दोगे तो मैं खुद संभाल लूंगी। उस रात वो चुपके से बाई हाउस के वेयरहाउस में घुस गई। बाई जिनशान के कलेक्शन में रखे हुए हाई एंड स्टोन्स का एक बैच, जो किसी बिजनेस पार्टनर को देना था। कुल 300 स्टोन्स, क्वालिटी बेहद बढ़िया, मार्केट प्राइस कम से कम 6 मिलियन। उसने सब उठा लिए। अगले दिन बाई जिनशान को पता चला वेयरहाउस चोरी हो गया। उसने सर्विलांस कैमरा निकाला और देखा ये उसकी अपनी बेटी थी। इतना गुस्सा आया कि फोन तोड़ दिया। बाई रुओशी के फोन पर मैसेज आया, उसके पिता का टेक्स्ट, आज से तू बाई फैमिली की मेंबर नहीं है। बाई रुओशी ने मैसेज देखा, रो पड़ी, पर रुकी नहीं। उसने सारे 300 स्टोन्स अपनी वुल्फ को खिला दिए। खा, सब खा ले, खा ले सब। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ तू है। तुझे जागना ही होगा। तुझे पिछली जिंदगी से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। उसे नहीं पता था कि जो स्पिरिट पावर उसने 6 मिलियन खर्च करके खरीदी, वो एक दूसरे सांप को खिला रही थी। छिंगली ने हाल ही में बहुत खाया था। स्पिरिट पावर जैसे पैसे की बर्बादी लग रही थी, पर टूटती बिखरती चली गई। आधे महीने के अंदर उसने 2 बार अपनी पुरानी खाल उतारी। चॉपस्टिक जितनी साइज से बढ़कर एक छोटी दीवार जितनी हो गई। उसने एक नया स्किल भी जगाया, जो पिछली जिंदगी में नहीं था, टेम्परेचर। सिर्फ ठंड झेल ही नहीं सकती, बल्कि आसपास का तापमान भी एडजस्ट कर सकती है। मुझे पता चला जब वो डॉर्मेट्री में ठंडे भाप वाले बंस खा रही थी। छिंगली मेरे कंधे पर बैठी थी। उसका शरीर हल्का गर्म था। आसपास का तापमान माइनस से बढ़कर एक कंफर्टेबल 20 डिग्री हो गया। ये तूने कब सीखा? मैंने हमेशा से जाना था, बस पहले स्पिरिट पावर पूरी नहीं थी। अब मैं पूरी तरह भरी हुई हूं। मेरी असली ताकत अब दिखी है। मैंने उसका सिर सहलाया,
दिल में एक उम्मीद जगी। पिछली जिंदगी में छिंगली एंड ऑफ वर्ल्ड के पहले ही दिन जमकर मर गई थी। उसे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला था। इस बार वो बच गई और एक नया स्किल जगा चुकी है। शायद वो पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि इस पूरे एंड ऑफ वर्ल्ड को बदलने की चाबी है। 14वां दिन, सुबह 6 बजे। तापमान अचानक गिर गया। एक ही रात में +5 डिग्री से गिरकर -50 डिग्री हो गया। स्कूल बिल्डिंग के शीशे चटकने लगे, पानी के पाइप फट गए, हीटिंग कूलिंग सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। स्टूडेंट्स नींद से उठे, रजाइयों में कांपते हुए। बाई रुओशी सबसे पहले भागकर स्नो क्लिफ के पास पहुंची। छोटा वुल्फ पूरे शरीर से कांप रहा था, थर थर पर जमा नहीं। उसके अंदर सोया हुआ जेड कोल्ड टैलेंट जाग रहा था। स्लेटी सफेद बाल झड़ने लगे और नीचे से सिल्वर ग्रे बाल दिखने लगे, हर एक बाल जैसे बर्फ की परत में सील बंद हो। जल्दी टैलेंट शेयर कर। कॉन्ट्रैक्ट लिंक से एक गर्म धारा बहने लगी। बाई रुओशी का शरीर वसंत जैसा गर्म हो गया। इस बार जेड कोल्ड मेरा है। वो स्नो वुल्फ को लेकर डॉर्मेट्री से बाहर निकली और सर्वाइवर्स को इकट्ठा करने लगी। वो इस टैलेंट को बार्गेनिंग चिप बनाकर अपनी खुद की पावर बनाना चाहती थी। इस बार वो पूरी दुनिया की क्वीन बनना चाहती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि जिस वक्त स्नो क्लिफ जेड कोल्ड शेयर कर रहा था, उसी वक्त उसने चुपके से एक और गर्म धारा दूर बैठे किसी और को भी भेज दी थी। सुबह 6:01 बजे मैं सपने से उठा और पाया कि मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। मैंने अपनी कलाई पर बैठी छिंगली को देखा, पूरी तरह उलझी हुई। उसके शरीर की सतह पर एक पारदर्शी सी पुरानी खाल थी जो उतर रही थी। छिंगली, तेरा टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ गया? मैं खाल उतार रही हूं। इस वक्त सारी स्पिरिट पावर स्किन पर लगी है। मैं टेम्परेचर कंट्रोल इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं घबरा गया। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तो लाइफ एंड डेथ वाला है। अगर वो जम गई तो मैं भी नहीं बच सकता। मैंने जल्दी से उसे अपनी कलाई से उतारकर अपनी बाहों में लिया, अपनी स्किन के पास रखकर गर्म किया। लेकिन मुझे तो ठंड नहीं लग रही। ये सही नहीं है। मैंने तो अभी स्नो क्लिफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनाया। मुझे जेड कोल्ड टैलेंट होना ही नहीं चाहिए जब तक स्नो क्लिफ ने किसी तरीके से इसे मेरे साथ शेयर न किया हो। मैंने आंखें बंद की और उस गर्म धारा के सोर्स को महसूस किया। वो सच में कॉन्ट्रैक्ट लिंक से ही आ रही थी, पर वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो स्नो क्लिफ और बाई रुओशी का कॉन्ट्रैक्ट था। जब स्नो क्लिफ जेड कोल्ड टैलेंट बाई रुओशी के साथ शेयर कर रहा था। स्नो क्लिफ, तू पागल है क्या? फाइनल एग्जाम के तीसरे दिन स्कूल सर्वाइवल मोड में चला गया। झांग गुईफोंग ने स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक टेम्परेरी कमेटी बनाई जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करने और ऑर्डर मेंटेन करने का काम देखेगी। बाई रुओशी ने अपने जेड कोल्ड टैलेंट और फैमिली बैकग्राउंड के दम पर बिना किसी शक के कमेटी की चेयरमैन बन गई। पद संभालते ही उसका पहला काम था मेरी सप्लाई कम करना। सुहान, तेरा छिंग्यान शुआन स्नेक बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर खाता है। कमेटी ने तय किया है कि तेरी सप्लाई 20 से घटाकर हफ्ते की 5 कर दी जाए। ये सबकी भलाई के लिए है। उम्मीद है तू समझेगा। कुछ लोगों को मुझ पर तरस आया, कुछ खुश हुए। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ठीक है। बाई रुओशी थोड़ी देर हिचकिचाई। उसे लगा था मैं झगड़ा करूंगा, बहस करूंगा, ताकि उसे मुझे निकालने का बहाना मिल जाए। और तेरा डॉर्मेट्री बहुत दूर और असुरक्षित है। कमेटी ने तय किया है कि तुझे बेसमेंट में शिफ्ट किया जाए और मौजूदा डॉर्मेट्री घायलों को दी जाए। ठीक है। बाई रुओशी की भौहें सिकुड़ गईं। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसे नहीं पता था कि मुझे स्नो क्लिफ के जरिए उसकी सारी प्लानिंग पहले से पता चल चुकी थी। मैंने बहस इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने पहले से ही सप्लाई बेसमेंट में छुपाकर रखी थी। 200 स्नैक्स, 30 डिब्बे कैंड फूड, 10 मिलिट्री एंटी कोल्ड सूट्स। ये सब स्नो क्लिफ ने फाइनल एग्जाम से पहले ही चुपके से जमा कर रखे थे। बेसमेंट में शिफ्ट होने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया, कैंडल जलाई और छिंगली को अपनी बाहों से निकाला। 3 दिन की रिकवरी के बाद वो काफी ठीक हो चुकी थी। तीसरी बार अपनी खाल वापस पा चुकी थी और उसका शरीर बढ़कर एक बड़े इंसान की बाह जितना हो गया था। स्केल्स गहरे हरे रंग के हो गए थे, कैंडल की रोशनी में चमक रहे थे। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूं। वो पागल औरत फिर से तुझे परेशान कर रही है। मैं उसे जहर दे दूंगी। रुक जा। उसे कुछ दिन इतरा लेने दे। मेरे पास एक प्लान है। कौन सा प्लान? मैंने बेड के नीचे से एक डिब्बा निकाला और खोला। उसमें 200 स्नैक्स थे। ये तेरे लिए काफी हैं, थोड़ी देर के लिए। खाने के बाद तुझे फिर से खाल उतारनी चाहिए। तू मुझसे क्या चाहता है? मैं सोच रहा था अगर तू पूरी तरह मैच्योर हो जाए तो शायद सिर्फ ठंड झेलना इतना आसान नहीं होगा। पिछली जिंदगी में छिंगमिंग शुआनशने को एंशिएंट किताबों में एक मिथिकल बीस्ट के तौर पर दर्ज किया गया था। शायद तू इस ठंड को खत्म कर सकती है। मैं 3 सेकंड चुप रही। बेशक मैं कर सकती हूं। मैं कुछ भी कर सकती हूं, बस स्नैक्स काफी होने चाहिए। मैं हंस पड़ा और उसके मुंह में एक स्नैक ठूस दिया। एंड ऑफ वर्ल्ड के 7वें दिन कोल्ड वेव की दूसरी लहर आई।
तापमान गिरकर -70 डिग्री हो गया। बाई रुओशी की पावर 300 से ज्यादा लोगों तक फैल चुकी थी। उसने स्कूल पर कब्जा करके ड्रैगन क्लान बना ली थी। बाई फैमिली की छत्रछाया में हम सब मिलकर मुश्किलों से निपटेंगे, यही उसका नारा था। पर अंदर ही अंदर वो और ज्यादा परेशान होती जा रही थी। शुया आधे महीने से बड़ी नहीं हुई थी। चाहे कितने भी स्नैक्स खिलाए, शुया का शरीर हमेशा मीडियम साइज डॉग जितना ही रहता। यूहान का टैलेंट आगे नहीं जागा। वो रोज खाती और सोती। कभी कभार उसे बाहर निकालकर मिथिकल बीस्ट की खूबसूरती दिखाई जाती। बाकी समय वो आलस से अपने घोंसले में पड़ी रहती। बाई रुओशी अपनी पिछली जिंदगी की यादें खंगालती, समझने की कोशिश करती गड़बड़ कहाँ है। पिछली जिंदगी में मेरा आइस क्लाउड स्नो वुल्फ एंड ऑफ वर्ल्ड के 10वें दिन तक एक बड़े वुल्फ जितना बढ़ चुका था। यूहान की रेंज तो पूरा प्लेग्राउंड कवर करती थी। और इस बार तो ये वुल्फ एक क्लासरूम तक नहीं भर पा रहा। तू भरी हुई नहीं है क्या? शुया ने अपनी एम्बर आंखें उठाकर उसे देखा और एक आह भरी। असल में वो जानबूझकर अपनी ग्रोथ दबा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि बाई रुओशी को उसकी असली पोटेंशियल का पता चले। वो अपना सबसे बेस्ट वर्जन मेरे लिए बचाकर रखना चाहती थी। बाई रुओशी को ये नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि उसके वुल्फ की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही और उसने जो रिसोर्स लगाए हैं वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हैं। और स्नैक्स पाने के लिए उसने अपने फॉलोअर्स पर दबाव डालना शुरू कर दिया। हर किसी को स्कूल में टिके रहने के लिए रोजाना एक स्नैक प्रोटेक्शन फीस देनी पड़ती। स्टूडेंट्स शिकायत करते, पर -70 डिग्री की ठंड उन्हें चुप करा देती। मेरे बेसमेंट में छिंगली ने पहले 150 स्नैक्स खत्म कर दिए। वो चौथी बार रिट्रीट में गई। इस बार का रिट्रीट पहले से अलग था। इस बार उसने सिर्फ पुरानी खाल नहीं उतारी, बल्कि पहले एक सफेद मिट्टी की परत अलग करके खुद को उसमें लपेट लिया। मैं 3 दिन 3 रात उसके पास बैठा रहा। तीसरी रात मैंने देखा दरार से एक नीली रोशनी की किरण फूटी और पूरा बेसमेंट सफेद जादू जैसी रोशनी से भर गया। मैंने अपने आप आंखें बंद कर लीं। जब मैंने आंखें खोली, एक लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसके लंबे हरे बाल किसी परी जैसे थे। आंखें सोने जैसी चमक रही थीं। स्किन बर्फ जितनी सफेद, नैन नक्श इतने बारीक कि असली इंसान जैसी न लगे। उसने हरे रंग का एक ड्रेस पहना था और वो ठंडी जमीन पर खड़ी थी। उसके चारों तरफ हल्की नीली रोशनी घूम रही थी। मैं हक्का बक्का रह गया। क्या देख रहा है? पहले नहीं देखी मेरी असली शक्ल? तू छिंगलुओ है? और कौन हो सकती हूं? तू क्या सोचता है? क्या मैं खूबसूरत हूं? मैंने तो अभी तेरा नाम भी नहीं पूछा।